आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में कर्नाटका उर्दू एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम नसरी निशस्त का खूबसूरत अंदाज में एहतमाम। जी हाँ, 19 दिसंबर बरोज जुमेरात दोपहर 2 बजे ऑडिटोरियम KMDC भवन, SC रोड, शिशाद्रीपुरम, बेंगलोर में कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब की सदारत में खालिस नसरी निशस्त मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमानाने खुसूसी के तौर पर डॉक्टर दाऊद मोहसिन, मेंबर कर्नाटका उर्दू एकेडमी, जनाब फयाज कुरैशी, मारूफ अफसाना निगार, मोहतरमा अनुपमा पॉल, कोऑर्डिनेटर शोबा उर्दू बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने शिरकत फरमाई। कर्नाटका रियासत में उर्दू जुबान को फरोग देने, नई नस्ल में उर्दू जुबान का ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने के लिए हर लिहाज से कर्नाटका उर्दू एकेडमी बखूबी अंदाज से कोशिशें कर रही है। उर्दू शोरा के लिए मुशायरों का इनेकाद, उर्दू असातिज़ा के लिए तरबियत गाहों का इंतज़ाम, उर्दू सहाफ़ियों के लिए तरबियत गाहों का एहतमाम, स्कूल के तलबा व तालिबात में उर्दू तहरीरी व तकरीरी ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने के लिए मुकालों का एहतमाम करते रहते हैं। लिहाजा बुजुर्ग आला मर्द नसर निगार और आला ख़वातीन नसर निगार और शोरा को खुसूसी तौर पर यहाँ बुलाकर कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने ये खालिस नसरी निशस्त को मुनक्किद किया, जिसमें 12 उम्दा और आला नसर निगारों ने अपने बेहतरीन शहपारे पेश किए, जिसको सुनकर सभी ने यहाँ पर खुशी का इजहार किया और इससे सभी ने मालूमात भी हासिल की। इस नसरी निशस्त में शामिल नसर निगार है आजम शाहिद, डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, डॉक्टर जुबैदा बेगम, डॉक्टर ताहिरा नूरानी, मोहतरम अब्दुल रहीम, मोहतरम अब्दुल्ला नादिर, डॉक्टर फातिमा जहरा, डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह, डॉक्टर मानूर जमानी बेगम। इस शानदार नसरी निशस्त के जरिए से यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों में उर्दू के हवाले से दिलचस्पी, ज़ौक़ व शौक़ पैदा हुआ। लिहाजा ऐसे ही बेहतरीन फनकारों को शानदार प्लेटफॉर्म फराहम करना, जिससे उर्दू ज़ुबान को फ़रोग मिले, ये ही कर्नाटका उर्दू एकेडमी की अवलीन जिम्मेदारी और असल मकसद है। इसी नीयत और सोच के साथ 19 दिसंबर को कामयाब अंदाज से नसरी निशस्त मुनक्किद की गई और इस मौके पर कर्नाटका उर्दू एकेडमी के जुमला अराकीन जिम्मेदारान के साथ डॉक्टर दाऊद मोहसिन, अब्दुल अजीम तनवीर, आजम शाहिद साहब की जानिब से जनाब मुनीर अहमद जामी साहब को मुबारकबाद पेश की गई, जिनकी वजह से और उनकी ही कोशिशों से ही ये तमाम आला फनकारों को एक जगह पर जमा किया गया और इस प्रोग्राम को अच्छे अंदाज में मुनक्किद किया जा सका। साथ ही यहाँ पर मौजूद तमाम आला बेहतरीन शख्सियात, नसर निगार कलमकारों को भी मुबारकबाद पेश की गई और दुआ भी की गई कि इन तमाम उम्दा फनकारों के जुबान और कलम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला और ज्यादा तासीर और ताकत अता करे। आमीन। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। सहर होती नहीं है खुद से शाम ढलती है, सहर होती नहीं खुद से, न खुद से शाम ढलती है। सहर होती नहीं खुद से, न खुद से शाम ढलती है। ये किसका हुक्म चलता है, ये किसकी बात चलती है। ये किसका हुक्म चलता है, ये किसकी बात चलती है। सहर होती नहीं खुद से, न खुद से शाम ढलती है। ये किसका हुक्म चलता है, ये किसकी बात चलती है। ये खल की फूंक काफी है बुझाने के लिए, लेकिन ये खल की फूंक काफी है बुझाने के लिए, लेकिन ये किसका आसरा है जो आंधियों में शम्मा जलती है। यूं कहिए कि साल भर कहीं ना कहीं मौका मिल ही जाता है कि वो अपनी शेरी तख्लीक़ात हाज़रीन के सामने पेश करें और दादो तहसीन हासिल करें।
इसके बरक्स नसरी नशस्तें मैं तो कहूंगा कि ना के बराबर ही हुआ करती हैं। एकेडमी ने सोचा कि क्यों ना इन नशिस्तों को भी आम किया जाए, तो हमने ये इक़दाम किया है। आपको हमारे चेयरमैन साहब और जो मेंबरान कर्नाटक उर्दू एकेडमी यहाँ मौजूद हैं, उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि जब ये खबर हमारे इरफान के थ्रू हिंदुस्तान भर में फैली तो बहुत जगहों से हमें सताइशी कलमात सुनने को मिले। जैसे ये खत मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, आप सुनिए। ये खत महाराष्ट्र से मंजर खयामी साहब ने लिखा है, जबकि इरफान जोलपुरी साहब, सिराज अहमद खादरी साहब, नजमुद्दीन जो कि आंध्रा से हैं और वहीदुद्दीन जो कि जयपुर से हैं, इन्होंने फोन पर इस इक़दाम की सताइश की और इसे जारी रखने का मुझे मशवरा दिया। ये खत मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ये दुस्त समत अकादमी का कदम है, ये दुस्त समत अकादमी का कदम है, बल्कि इसे खाकसार जिसने ज़बान और अदब के लिए रूह अफ़ज़ा सबील कहेगा। सिर्फ गजल गजल मुशायरे मुशायरे से ज़बान का भला नहीं होगा। हमें यह समझना होगा कि दुनिया की किसी भी जिंदा ज़ुबान की तरक्की वो इर्तिक़ा नसर पारों पर ही मुनहसिर है। खैर, जाहिर सी बात है, जब इस तरह की महफिलों में तख्लीक़ात पेश होंगी वो बाद में किताबी शक्ल में मंजर आम पर आएंगी, जो वाकई तामीरी काम होगा, जो ज़बान और अदब के हक में मुफीद ही होता है। अकादमी के अलावा अगर अंजुमनों, दीगर अंजुमनों और इदारों को भी मुशायरे की गर्द आलूद फजा को जिम्मेदारी के साथ साफ करना होगा, या फिर इस फजा से बाहर निकलकर नसरी तख्लीक़ात पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। इंशाइया नसरी अदब की वो सिंफ है जो मजमून के मानिंद लगती है मगर मजमून से अलग अंदाज रखती है। इंशाइया में इंशाइया निगार आजादाना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है, जिसमें उसकी शख्सियत का पहलू भी नजर आता है। वो इसे किसी खास नतीजे के बगैर बात को खत्म करता है, यानी नतीजा खारी पर छोड़ देता है। असद एजाज को यहाँ भी एजाज सुखन का एजाज मिला। खलील मामून भी आए थे, वही सरकारी अफसरों वाली टाट पाट झलक रही थी। हमीद अलमास का कलाम उम्दा है, सुलेमान खुमार ने खूब दाद हासिल की। सैयद अहमद ईसार नजर आए मगर हाथ मिलाए बगैर चल पड़े। मुझे उनसे शिकायत है कि उन्होंने सिर्फ इकबाल को शायर समझा, मुझे दरखूर एतना न जाना। खालिद अंजुम, जिया जाफर और वहाब अंदलीब के साथ खुशगवार लम्हात गुजरे। मुश्तबा हुसैन ने मुझ पर खाका लिखा था, वो पढ़कर सुनाया। फौजिया चौधरी बारे आई तो अपनी मनमोहनी बातों से दिल मेरा बहलाती रही। अजीमुद्दीन अजीम गाह गाह आते हैं, वो यहाँ भी आलम बाला के कलमकारों की डायरेक्टरी तरतीब दे रहे हैं। अल्लाह तुम्हें उनकी नजरों से महफूज रखे। तुम्हारा ये खत अब तक कई बार पढ़ चुका हूँ। खुशी हुई तुम अच्छा लिखने लगे हो। जिंदगी की नापायदारी से दिल न चुराओ। दुनिया सराय है मगर मुसाफिर वही याद रहते हैं जो अपने नक्श छोड़ जाते हैं। लिखते रहो कि अल्फाज भी चिरागों की तरह अंधेरों से लड़ते हैं। जफर मुहिउद्दीन को मेरा सलाम और दुआ पहुंचे। एक यही हैं जो मेरी यादों के चिराग रोशन किए हुए हैं। उर्दू अखबारात और मीडिया पर एक नजर। आजादी से कबल उर्दू सहाफत कर्नाटक में काफी मुतहरिक थी। बतदरीज अखबार बीनी के ज़ौक़ व शौक़ में खारीन की अदम दिलचस्पी
अखबारात के लिए इश्तेहारात की कमी, हुकूमत की जानिब से उर्दू अखबारात के लिए इश्तेहारात की फराहमी में कोताही के बाइस कई सरकर्दा उर्दू रोजनामे और हफ्त रोजा अखबार रूपोश हो गए। बेंगलोर से अब 3 अखबारात मुस्तकिल तौर पर शायर हो रहे हैं। इनकी कारकर्दगी लायक तहसीन रही है। नहीं मालूम कि क़ारीन की तादाद में गुजरते वक्त के साथ बढ़ती कमी के बाइस किन हालात से अखबारात दो चार होंगे। क़ब्ल अज़ वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं मालूम होता है। बेंगलोर के अलावा गुलबर्गा वो वाहिद मरकज है जहां से उर्दू के 3 अखबारात निकलते हैं। बीदर से 2 अखबारात शाये होते हैं। शिवमोगा से एक रोजनामा जारी व सारी है। बाकी हुबली बेलगाम के अखबारात कभी के इंतकाल फरमा चुके हैं। दूरदर्शन बेंगलोर से हफ्तावार उर्दू का एक प्रोग्राम जारी है जिस पर साजिशी साए मंडला रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो के हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम बेंगलोर में तकरीबन बंद हैं। गुलबर्गा से प्रोग्राम जारी है मगर इसकी रफ्तार मध्यम सी हो गई है। इन दिनों कई यूट्यूब चैनल्स उर्दू के बेंगलोर और दीगर मकामात से मैदान में हैं। मकामी खबरों के साथ दीगर मौजूआत पर तरसील का जरिया बने हुए हैं मगर 2-3 चैनल्स के अलावा दीगर की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं नजर आती। अफसाने का उन्वान है अजनबी। अजनबी की रुखसती के बाद उसने बाहर झांक कर देखा। शाम रात के गले मिल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स बिला गरज अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। जिनके अतराफ टड्डे उड़ रहे थे। उसने दरवाजा बंद कर लिया और फिर आकर वो कुर्सी पर बैठ गया। उसके जहन में अजनबी से मुताल्लिक सवालात का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ मगर कोई तशफी और इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। वो बहुत देर तक अपने आप में गुम सोचों में गर्क था। इसी असना में उसका दोस्त जो बिचकाना सवालात करने का आदी था मौके की नजाकत को समझते हुए इजाजत लेकर वो भी रुखसत हो गया। उसके बाद उसकी बीवी रसोई से हाल में आ गई और अपने शौहर को गुमसुम देखकर अपने आप को अखलाकी मुजरिम तस्वुर करते हुए पूछने लगी, शायद आप ये सोचते होंगे कि मैं इस अजनबी को और मेरे उससे। उसने अपनी बीवी की तरफ देखे बगैर जमीन पर नजरें जमाए जवाब दिया, नहीं तो मैं क्यों इस मामले पर गौर करने लगूं। आखिर जिसका हमसे कोई ताल्लुक है और ना ही हमारी जान पहचान। बीवी ने सफाई पेश करते हुए कहा, बात सिर्फ इतनी है कि परसों जब मैं बाजार में कपड़ों की दुकान गई थी उस वक्त उसने बीवी की तरफ ताज्जुबखेज निगाहों से देखते हुए कहा, खैर छोड़ दो इन बातों को। मेरे मोहतरम भाई जनाब जामी साहब की बहुत ममनून और मशकूर हूं कि उन्होंने मुझसे बहुत लंबे अरसे तक खामोशी के बाद जो फाइलों में गर्दालूद चीजों को निकाल बाहर करने और फिर आप लोगों के सामने उनको लाने के लिए उन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई है। पैसे का आदमी, सुनिएगा और सर धुनिएगा। लगाओ शर्त और दस्ते हवस बुलंद करो, लगा लो शर्त और दस्ते हवस बुलंद करो, फानी उम्र के एक एक दिन को कैश करो। कोई तो चक्कर चलाओ कि आज के दिन भी ज़बाने शौक से कलमा पढ़ो तो पैसे का। ज़मीर जाग न जाए ये एहतिमाम करो, ज़मीर जाग न जाए ये एहतिमाम करो। कोई तो चक्कर चलाओ हर एक दिन यूं ही कुछ इस तरह से गुजर जाए वाट लग जाए। हलाल पैसे में अब बरकतें नहीं होती, हलाल पैसे में अब बरकतें नहीं होती, हलाल पैसे से अब नेमतें नहीं मिलती। बखैर खूबी तुम दुनिया के कारोबार करो, हो आखिरत का जो माहूम खौफ दिल में कहीं, हो आखिरत का जो माहूम खौफ दिल में कहीं, खुरच के फेंक जमाने के साथ आगे बढ़ो। पैसे का आदमी।
ये बहुत ही मुख्तसर मज़मून है। पैसे का आदमी पर मुझे एक शेर अदा करा, इजाजत दे दो। इरशाद। क्या है, एक शायर कहता है कि मेरा एक दोस्त मर गया, मैं उदास था इसलिए कि मेरा पैसा उसके पास था। दूर क्यों जाइए, हमारे घरों में सीन लगा कर देखिए तो जरा। सास को देख बहू बिगड़ रही है, माँ को देख दोख्तर फरखुंदा अख्तर बिगड़ रही है, उस्ताद को देख शागिर्द, तो कहीं बाप को देख फर्जंद दिलबंद बिगड़ने के चक्कर में चकरा रहे हैं। वो कहावत फरसुदा हुई कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ेगा। अब तो जनाब भला मानस इंसान दूसरे को देख रंग नहीं पकड़ेगा, बल्कि उसके दिल का जंग पकड़ने के जतन करेगा। इसी जंग आलूदगी ने हमारी सोचो फिक्र को इस कदर मुलविस कर रखा है कि हर बंदा बशर ये एक दूसरे को वही पिलाने के चक्कर में चकराए फिरता है। पहले तो हमारे शहर के पुररौनक सुहाने नजारे और तहजीब व तमद्दुन के मुजाहरे देख जुबान खल्क से वाह बेंगलोर की सदाएं निकला करती थी। पर अब यहाँ जो वक़्फ़ पजीर हो रहे वारदातों के गोशवारे देख देख कर हमारे शहर की शोहरत और मकबूलियत के शतीर चिटकने लगे हैं। अक्सर यूं ही बैठे बिठाए ये ख्याल सताने लगता है कि रसूल बिलाद में बास सड़कों का नफूस न हुआ होता तो फैशन ज़िंदगी के स्ट्रिप्टीज नजारों का क्या हशर होता। या फिर यूं कहिए, फैशन की परकालाएं मालजादियां अपने तन मन धन की बाजियां लगाने कहाँ का रुख करती। ये ख्याल भी बहुत वहशत अंगीज है कि फ्रेंच खुशबुओं के भबकारों, फाउंडेशन की मोटी मोटी तहों और नेट में लगी लिपटी बेचारियां नारियां अपनी ड्राइंग रूम्स में मेकअप के ताफुन और जस में मम्मियां न बन जाती। दूसरे ये कि नित नए हेयर स्टाइलों और मलबूसात के नए डिजाइनों की मॉडलिंग कहाँ जाकर करती। दो पेरोडी सुनाना चाहूंगा। एक शेर मशहूर है, ये क्या है, रोज रहता है मेरे आगे जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। उसकी पेरोडी सुनिए क्या खूब है। रोज एक मुर्गी मोहल्ले से चुरा लाते हैं, रोज एक मुर्गी मोहल्ले से चुरा लाते हैं, मेरे बच्चे मुझे भूखा नहीं सोने देते। तो एक और भी है गालिब, ये जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर जनाबे शेख से वो इसलिए आंखें लड़ाती हैं जी कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जी। तो इसकी पेरोडी भी आप सुने। और जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, ये घर खुदा का है तेरे बाबा का घर नहीं। वैसे बड़ी अच्छी चीजें हैं। मैं क्या वो कहा, जन्नत के दरबार से मुझे जन्नत में जाने दे, कहा जन्नत के दरबार से मुझे जन्नत में जाने दे, यही से आदम आए ही, ये मेरे बाप का घर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये सुनाऊं, ये मेरी नावल का नाम है सदियों का रक्स, और इसका इंतसाब सुनाना चाहती हूँ आपको। उन तमाम अजहान के नाम जिनके अफकार ने मेरे तकय्युल को रोशन किया, मेरे दिमाग में हजारों आंखें उगाई और सदियों का तमाशा देखा। इसी में से एक इक़्तिबास है। पहले सफ़े पर लिखा था आपके नाम। पहले आप इस किताब को पढ़ेंगे और फिर एक किताब आपको पढ़ने लगेगी। अब ये आपके किताब पढ़ेंगे, फिर ये किताब आपको पढ़ने लगेगी। आईना देखकर समझ जाए तो आईना देखता है। अब बहुत जदीद दौर की बातें हो चुकी, थोड़ी शायरी भी हो गई नसरी निशस्त के दौरान, लेकिन मैंने चाहा कि थोड़ा पुराने दौर में ले चलूं। आपके सामने अफसाना है, उम्मीद है कि पसंद आएगा। उन्वान है सीले रवां। बीज बोई का मौसम खत्म होने आया था, खेत में अभी धान के पौधे बोए जाने थे, इसलिए बाबा जी पिछले 3 दिनों से जमीन जोत रहे थे। आज कुछ ज्यादा ही काम निकल आया था। घास के बेजर पौधों को चुनते चुनते रात हो गई। घर पहुंचे तो मुनमुन उनकी मुंतजर थी। उसने दौड़ते हुए हाथ मुंह धोने के लिए पानी का इंतजाम किया। दस्तरखान बिछाकर अधपके चावल और जली हुई दाल के 2 प्याले खरीने से सजा दिए और तजस्सुस भरी नजरों से बाबा जी की तरफ देखने लगी। गोया पूछ रही हो कि क्यों बाबा जी, मैंने सलीके से दस्तरखान सजाया है ना। बाबा जी पूरे इन्हमाक से चावल तनावल करने लगे। चंद ही निवाले लिए थे कि चावल खत्म हो गए।
मुनमुन के चेहरे पर रात के साए लहराने लगे। वो मगमून आवाज में कहने लगी, इतने ही चावल बचे थे बाबा जी, बाकी सब तो। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरे लिए बहुत थे। बाबा जी खदे कलामी करते हुए बोल पड़े और मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। वो मुनमुन से क्या कहते, चावल की मकदार ने उन्हें गमजदा नहीं किया, बल्कि दस्तरखान सिमटते हुए वो बाबा जी से बातें करने लगी। कल फसल लग जाएगी ना बाबा जी? जी बेटा, कल फसल बो देंगे तो फुर्सत ही फुर्सत है। 15 अगस्त को झंडा तिरंगे को सलामी देने वालों में ये पेश था। हमें बदर को देखकर बेहद खुशी हुई। वो मेरे पीछे स्टाफ के साथ चला आया। अरे कैसे हो बदर? मैं अच्छा हूँ, कैसे चल रही है पढ़ाई? वो मुस्कुरा कर कहने लगा, मिस पढ़ाई तो बस खत्म हो गई। ये शरारती भी था। मैंने कहा मजाक करने की आदत अभी नहीं, पुख्ता हो रही है। हाई स्कूल के बाद कॉलेज जाकर खूब तरक्की की है। ये क्या कॉलेज के लड़कों जैसा स्टाइल करने लगे हो तुम? मिस बच्चा कहाँ हूँ मिस, मैं अब काम करने लगा हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मिस काम करने लगे हो? मैंने हीरत से पूछा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? शाम में काम करते होगे? नहीं मिस, मैंने स्कूल छोड़ डाला। हमारे बाबा का कार मैकेनिक के दुकान में लगा दिए। महीने को 1000 रुपए कमा ले तो मिस, कार मैकेनिक का काम भी सीख रहा हूँ। अरे बेवकूफ लड़के, तुम इस कदर ज़हीन हो, पढ़ लिख कर तुम कुछ भी बन सकते थे। तुम्हारे जाहिल वालिदैन ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर डाली। किस कदर खूबसूरत मुस्तकबिल होता। बदर स्कूल छोड़ के तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम तो कौम और मुल्क का खूबसूरत मुस्तकबिल थे। ये क्या किया बदर? वापस आ जाओ हमारी कॉलेज, तुम्हें तमाम सहूलियात हासिल होंगी। मिस आपको मालूम मिस, 1 साल तक कार मैकेनिक बन जातू, फिर हमारे अब्बा बोले गल्फ को भेज डालेंगे। खूब कमाकर बहुत सारे पैसे ले आऊंगा मिस, मेरी दोनों बहनों को शादी भी करना है। अम्मा बोले मिस आप क्यों रो रही मिस, तुम्हारे वास्ते भी गल्फ से एक अच्छा ड्रेस लेकर आऊंगा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ बंडल कागज से अलग किया और बेहद खूबसूरत वैनिटी बैग निकाल कर देने लगा। मिस ये आपके लिए है। वैनिटी बैग खोलकर कहने लगा, मिस इसमें आईना लगा हुआ है, आप बहुत खूबसूरत है, इसमें देखो मिस। फौरन ही कहने लगा, मिस ये मेरी कमाई से लाया हूँ, सिर्फ आपके लिए। और उन नन्हा 10वीं जमात का होनहार तलबा स्कूल से दूर हो गया। कौम का हसीन मुस्तकबल था, हालात के मुख्तलिफ सांचे में ढलकर कंफ्यूज होकर वालिदैन की जहालत से और कौम की जो बेपरवाहियों से कंफ्यूज होकर बिखर जाकर ना जाने कहाँ खो गया। मुझे आज उसकी याद आती है और रुला देती है। शुक्रिया जी। वो मेरी उस्ताद के मुताबिक है। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि डॉक्टर आमना खातून साहबा खैर बेंगलोर और मैसूर की मुहतरम हस्ती थी। तो ये मजमून मेरा कोई इंशाइया नहीं है, बल्कि मेरे ज़ाती तासुरात को मैंने कलमबंद किया है। आप लोगों से दरख्वास्त है, बल्कि गुजारिश है कि इसको आप जरा सा तवज्जो से सुने। ये मेरी तालिब इल्माना जसारत ही थी कि मैंने अपनी रिपोर्टिंग में महारानीस कॉलेज की तालिबात पर यह लिखते हुए तंज किया था कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो रटी रटाई बातें थी, उसमें उनका अपना कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था। ये रिपोर्ट पढ़कर शायद डॉक्टर साहबा का पारा चढ़ गया होगा। उन्होंने मुझे फातिमा जहरा तालिबा BSc फाइनल सेक्रेटरी होम साइंस कॉलेज बेंगलुरु को बुला भेजा। उस दिन गालिबन मेरी आखिरी क्लास थी। जैसे ही मैं क्लासरूम से बाहर निकली, देखा कि महारानीस कॉलेज की 2 तालिबात मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, हजरत आपको बुला रही हैं। मैंने कहा मैं किसी हजरत को नहीं जानती। तो उन लोगों ने सराहत की, हम हजरत सदर शोबा उर्दू महारानीस कॉलेज डॉक्टर आमना खातून साहबा को कहते हैं। मैंने माजरत चाही कि देर हो जाएगी, अभी घर के लिए मुझे बस पकड़नी है, मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कल सुबह मैं उनसे मुलाकात कर लूंगी। उन्होंने कहा, नहीं हजरत ने आपको अभी और इसी वक्त साथ लाने के लिए कहा है, आपको हमारे साथ अभी चलना होगा। बादल नाखास्ता
मुझे उनके साथ महारानीस कॉलेज का रुख करना पड़ा, जो हमारे कॉलेज के बिल्कुल मुकाबिल था। कॉलेज के इहाते में डॉक्टर साहब अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर विराजमान थी और कार को घेरे खड़ी तालिबात से मोहब्बत गुफ्तगू थी। शायद उनके दरमियान मैं ही मौजूए बहस रही होंगी। मुझे देखते ही उन्होंने दरियाफ्त किया कि आप ही फातिमा ज़हरा हैं। मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर उन्होंने एक और सवाल डाला, क्या आप रिपोर्टर भी हैं? मैं अभी कुछ भी कह नहीं पाई थी कि उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये लिखने की कि उन्होंने जो भी कहा था वो रटी रटाई बातें थी। इससे आपका मतलब क्या था? क्या आपके ख्याल में हमारी तालिबात नाअहल हैं? क्या उन्होंने ऐसे ही मुफ्त में सीट जीत ली है? आपको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने इस मुबाहसे के लिए कितनी मेहनत की है। हर मुकाबले के लिए मैं बजाते खुद उनको तैयार कराती हूँ। मेरा कहा हुआ सब कुछ वो याद रखती हैं, कुछ भी हजफ नहीं कर पाती। पता नहीं उन्होंने और क्या क्या कुछ कहा, मैं मजीद कुछ सुन न सकी। अफसाने का उन्वान है बेनाम रिश्ते। सुना है मिठाई मोहब्बतों को बढ़ाती है, इसके साथ इसलिए लिहाजा इसके साथ चले आए। मैंने हंसते हुए कहा, मैं न कह रहा था प्रभा के भाई साहब बहुत दिलचस्प आदमी हैं। रामचंद्र ने प्रभा की तरफ देखते हुए कहा, क्या भाभी कम दिलचस्प है? प्रभा ने मोहब्बत के साथ सलमा का हाथ पकड़ते हुए कहा और हमें हाल में ले गई, जहां चाय के साथ दीगर लवाजिमात बहुत पुरतकल्लुफ थे। इधर उधर की बातचीत के बाद सलमा किचन में प्रभा का हाथ बटाती रही। रात 9 बजे बहुत ही खुशगवार एहसासात के साथ हम घर लौटे। इसके बाद हमारी मुलाकातों का सिलसिला बराबर जारी रहा। इन 30 सालों के दरमियान हमारी दोस्ती इस कदर मजबूत हो गई कि चाहे वो हमारी ईद का दिन हो कर उनका त्योहार, उनके यहाँ कोई रस्म हो के हाँ हमारे यहाँ कोई तकरीब, दुख हो के सुख, गम हो या खुशी, हम आपस में बांट लिया करते थे। इस बेनाम रिश्ते से कुछ इस तरह बदल गए थे कि ये रिश्ता हमें अपनी जिंदगियों से वाबिस्ता महसूस होने लगा। हम इस रिश्ते के कैफ और सुरूर में बहे चले जा रहे थे कि अचानक सारी फजा बदल गई। मंदिर और मस्जिद की सियासत ने इन रिश्तों पर बड़ी कारी ज़रब और बहुत ही बेरहम ज़रब लगाई। सियासी खेल के बोझ तले अब ये रिश्ते दबे कुचले जा रहे हैं। मोहब्बत, खुलूस और हमदर्दी की जगह नफरत, अदावत और दुश्मनी ने ले लिया। इन रिश्तों को काटने के लिए कहीं त्रिशूल तो कहीं मियानों से तलवारें निकल पड़ी हैं। कहीं रिश्तों को आग में झोंका जा रहा है तो कहीं बमों से उड़ाया जा रहा है तो कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब ये रिश्ते टूटने और बिखरने लगे हैं, इनमें दरारें पड़ने लगे हैं। रामचंद्र बहुत दिनों से घर नहीं आया। नफरत की इस फजा में कहीं ये भी तो नहीं खो गया? सोच सोच कर मैं परेशान हुआ जा रहा हूँ। नहीं रामचंद्र, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर यह ख्याल उठता है। बेचैनी के साथ उसकी राह देखने लगता हूँ। मेरी परेशानी को देखकर सलमा कहती है, आप रामचंद्र भैया के लिए इस कदर परेशान क्यों हैं? वो आएंगे और जरूर आएंगे। मैं रामचंद्र के ख्यालात में गुम हूँ कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठकर दरवाजा खोलता हूँ और रामचंद्र को सामने पाकर उससे बेतहाशा निपट जाता हूँ। मेरी इन आंखों को देखकर वो पूछता है, क्यों, क्या हुआ आपको? रामचंद्र, कई दिनों से तुम नहीं आए। मैं सोच रहा था कि हमारे दरमियान भी कहीं मंदिर और मस्जिद। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, रामचंद्र ने कहा, ये क्या कह रहे हो आप? हैरत के साथ उसने पूछा और कहा, मैं चंद दिनों के लिए शहर से बाहर था, आज ही लौटा हूँ और मुझे अभी अभी मालूम हुआ कि आज रात आपकी गली से एक बहुत बड़ा जुलूस गुजरने वाला है। चूंकि इन दिनों फजा खराब है, आपके इस ब्लॉक में शरपसंदों के हाथों कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वक्त यहाँ रहे। चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चले। नहीं रामचंद्र, जुलूस के डर से मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। जो होगा उसे देखा जाएगा। मेरे लिए यही काफी है कि तुम मंदिर और मस्जिद के बखेड़े में नहीं पड़े। तुम वही रामचंद्र हो जो इससे पहले थे। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? और कहा, हमारी दोस्ती पर तो इस मुल्क के मंदिर और मस्जिद कुर्बान किए जा सकते हैं।
और पूछा, क्या ये मंदिर और मस्जिद इंसानी रिश्तों से बड़े हैं जो इन्हें तोड़कर रख देंगे? सच तो यह है कि मंदिर और मस्जिद रिश्तों को जोड़ते ही तोड़ते नहीं, और तोड़ते तो वो लोग हैं जिन्हें ना मंदिर से मोहब्बत है ना मस्जिद से प्यार। शेर सुन लीजिए, ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है? ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है? यकीनन कल कोई त्योहार होगा। मैं हैरत के साथ रामचंद्र को देखने लगा। अपनी बात को जारी रखते हुए उसने कहा, मैं अपने मुल्क की तारीख पर गहरी नजर रखता हूँ। कह सकता हूँ कि जब भी खुद गर्जों और मुफाद परस्तों ने इस मुल्क में इंसानी रिश्तों को तोड़ने और बांटने की कोशिश की है, ये मुल्क बटकर टूट गया है। मुझे डर है कि कहीं हम इन खुद गर्जों और मुफाद परस्तों के हाथों में फिर एक बार बर्बाद होकर न रह जाएं। फिर एक बार मुल्क पर आफत न आ पड़े। नहीं रामचंद्र, अब ऐसा नहीं होगा। याद रखो, जब तक हम जैसे लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, इस मुल्क पर कोई आफत नहीं आएगी और ना ही ये मुल्क टूटेगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं। नहीं रामचंद्र, कुछ भी हो जाए मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा, मैंने मजबूत इरादे के साथ कहा। फिर एक बार कहा, तो ठीक है, आज रात मैं यहीं आप लोगों के साथ रहूंगा। मैं और सलमा ने बहुत समझाया कि वो अपने घर चला जाए, मगर वो किसी भी तरह राजी ना हुआ। रात को इधर 1 बजे जुलूस हमारी गली से पुरअमन गुजर गया। सुबह सवेरे नाश्ते के बाद रामचंद्र ने कहा, भाई साहब, आप तो अपने जिद के पक्के हैं, तुम कहाँ कच्चे हो? मैंने कहा, मान रामचंद्र ने मुझे लिपटा लिया है। जाने क्या बात थी कि हम दोनों की आंखें भीग गई हैं और सलमा भी पल्लों से अपनी आंखें पोंछ रही है। बहुत अच्छे। मैं बच्चों के अदब के बारे में पढ़ रही हूँ, इसलिए कि जब मुझे पढ़ने के लिए कहा गया तो बहुत सारी चीजें थी। मैंने सोचा कि अभी बच्चों के अदब का बहुत चर्चा हो रहा है, इसके बारे में ही पढ़ लेंगे। वही मजमून, बड़ों के अदब की तरह बच्चों का अदब भी नसर और शायरी पर मुश्तमिल होता है। नसर के तहत कहानियाँ, किस्से, हिकायतें, आम मालूमाती या तफरीही मज़ामीन, पहेलियाँ, मौम में और बताओ तो भला या बूझो तो जाने जैसी सरगर्मियों पर मुश्तमिल तहरीरें शामिल होती हैं। और शायरी के तहत नज़्मों, नातों, हमदों, गीतों, लोरियों और मंजूम पहेलियों जैसी शेरी तहरीरें शामिल होती हैं। बच्चे के लिए उसकी जिंदगी के इब्तदाई 4 वर्षों तक घर की 4 दीवारी उसकी दुनिया होती है। इसके बाद जब वो स्कूल में कदम रखता है तो इसकी शख्सियत की तामीर और तश्कील में इसके असातिज़ा और इसकी दरसी किताबें अहमियत इख्तियार कर लेते हैं। अभी हम मोहतरमा नौजवानी साहबा से अदब अतफाल पर गुफ्तगू सुन रहे थे। मोहतरमा ने तमाम अज्जाए तरकीबी और तमाम ज़वाबित व क़वानीन, यानी बच्चों का अदब किस तरह लिखा जाता है, उसका जिक्र तो किया, मगर कोई मिसाल नहीं दी। मगर मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, बहुत ही बड़ी नहीं, ये सुन लीजिए, बड़ी नसीहत आमोज कहानी है बच्चों के लिए। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई एक दरख्त के पास आती है जो किनारे वाक़ होता है नदी के। तो उससे पूछती है, भैया मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी किसी शाख को मुझे घोंसला बनाने दो, मैं और मेरे बच्चे वहां रह लेंगे। तो दरख्त कहता है कि भाई नहीं, मैं तो इसकी इजाजत नहीं देता। तो चिड़िया उड़ती हुई किसी और दरख्त जो बिल्कुल करीब वाक़ होता है वहां जाती है, उससे पूछती कि भैया उसकी इजाजत दो। वो दरख्त उसको इजाजत दे देता है और चिड़िया जो है वहां अपना घोंसला बना लेती है और बच्चों के साथ रहने लगती है। इत्तेफाक दूसरे दिन यूं होता है कि बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में वो दरख्त गिर जाता है जिसने इजाजत नहीं दी थी। तो चिड़िया को ये होता है कि भाई कितना मगरूर था, उसने इजाजत नहीं दी, अल्लाह ने उसको उसका अजर दिया, उसका जो भी था उसको मालूम हो गया। तो उस दरख्त के पास जाती है और कहती है कि भाई देख लिया तुमने अपने घमंड का अंजाम, तुमने मुझे इजाजत नहीं दी थी ना, तो आज क्या हुआ? तो कहता है कि मैं जानता था मेरी जड़ें खोखली हो चुकी हैं और बाढ़ के आते ही मैं गिरने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तुम और तुम्हारे बच्चे। तो इससे ये अंदाजा होता है कि हम
फौरन किसी बात पर फैसला न लें, सोचें क्या करना है। बहरहाल मैं मोहतरमा से गुजारिश करूंगा कि आए अपने ख्यालात का कुछ 1-2-4 जुमले ही सही। जीवन साहब, मोहम्मद अली काजी साहब, कर्नाटक उर्दू एकेडमी बेंगलुरु, जनाब फयाज कुरैशी साहब, महरूफ अफसाना निगार, इस नसरी नशीस में जलवा अफरोज डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब, डॉक्टर रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी, और मोजिज सामाइन। मैं समझती हूँ कि आज तकरीबन 7 या 12 लोगों ने जो है अपने अपने फन पर बात की है, चाहे वो अफसाने की बात हो या नाविन की बात हो या इंशिया की बात हो, मजमून की बात हो। अगर मैं उस पर कुछ राय दे दूं तो गलत हो जाएगा। मैं समझती हूँ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रही हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि एकेडमी ने मुझे इस लायक समझा और नौजवान आने वाले नस्ल के लिए एक मौका दिया, और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ इस शाही नशीन पर तशरीफ फरमाऊं। मैं अपने जानिब से और हमारे बैंगलोर यूनिवर्सिटी के जानिब से चेयरमैन साहब और मुनीर अहमद जामी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि एक चीज मैंने यहाँ महसूस की है, जिसने भी अफसाने पढ़े हैं, जितने भी नावल यहाँ पेश किए गए, इंशिया पेश गए, किसी ने तो एक खत भी पढ़ा हो, शायद वो बच्चा यहाँ मौजूद नहीं है, जो बहुत ही मुझे पसंद भी आया, वो यहाँ पर मौजूद नहीं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। वो अपने फन में माहिर हैं, अपना मुकाम बना चुके हैं, नाम बना चुके हैं। ये हमारे लिए एजाज है कि आज हमने उनको किताबों में पढ़ा था। आज शाइस्ता यूसुफ साहिबा है, मैंने जब मैं पीएचडी कर रही थी तो उनके ताल्लुक से भी मैंने उनसे मुलाकात की थी, तो आज सुनने का भी मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जहन मुंतशिर है, समझ में नहीं आ रही कि किस किस चीजों को कहाँ कहाँ मैं जोड़ूं। तो जुबैदा मैडम ने जो एक तंजिया मजमून पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो एक जबान पर पुख्तगी है, एक गिरफ्त है। जो पढ़ रहे थे तो लहजे में ही पता चल रहा था कि पूरी गिरफ्त है मैडम को। और साहब ने तो एक तज़कियाती मकाला ही पेश किया कि उर्दू जबान की तरक्की और तरवीज में आज कर्नाटक में इसकी सूरत हाल क्या है, क्योंकि उन्होंने तारीफ नहीं की। देखिए, तारीफ हर कोई करता है, लेकिन हकीकत पेश करना बहुत बड़ी बात है। अखबार के ताल्लुक से उन्होंने बात किया, और यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में और हाई स्कूल्स में आज उर्दू के पोस्ट बहुत खाली है, लेकिन बुलाया नहीं जा रहा है। आज बुनियादी सवाल ये बना है कि बच्चे अगर उर्दू सीख रहे हैं तो उन्हें क्या हासिल हो रहा है। बच्चे खुद पूछते हैं जब एडमिशन लेने आते तो मैडम उर्दू सीखने से हमें क्या हासिल हो रहा है। देखिए, अदब अपनी जगह है, अदब की सरपरस्ती करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ मुस्तकबिल को भी जोड़ना बहुत जरूरी है। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी हम उर्दू के जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट को एक शायद प्रपोजल देना चाहिए कि उर्दू के जितने भी पोस्ट खाली हैं उसको फिल किया जाए। आज इसकी जरूरत बहुत है, क्योंकि कर्नाटक में अगर आप देख रहे हैं पूरे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 लोग ही जो है आज वैसे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर, सिर्फ 3 लोग हैं। उनमें से अब्दुल रब साहब अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या सूरत हाल है, तो इस पर हमें सोचना है। तो मैं चेयरमैन साहब और फयाज कुरैशी साहब और दाऊद मोहसिन साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनका अफसाना जो मैंने सुना अजनबी है। मैं हमेशा अपने बच्चों को अफसाने का क्लास में ही लेती हूँ, उसमें वहदत तासुर बहुत अहम होता है, किरदार क्या पेश करता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अजनबी का किरदार सर ने पेश किया, और मियाँ और बीवी के दरमियान जो नफ्सियाती अमल है, क्योंकि वो खुल के बीवी को नहीं बोल रहा है किस चीज और मसले मसाइल से वो प्रॉब्लम में है, लेकिन बीवी जानती है लेकिन वो जाहिर नहीं करे। ये नफ्सियाती गिरफ्त होती है राइटर की। आखिर तक लाकर उन्होंने जो है वो राज फाश कर दिया। वो एक सीक्वेंस या क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं, जहां पर कारी को क्या है एंड तक जोड़ के रखना है। तो बात मैंने सर के अफसाने में महसूस की, और फयाज कुरैशी साहब ने तो कौमी एकजहती और आज के दौर की सबसे बड़ा मसला है, उस पर उन्होंने जो अफसाना पेश किया, क्योंकि इंसान अपने आप में जुड़े हुए हैं। ये तो अलग बात है कि सियासी चीजों को उसमें मुदाखलत करके लोगों में झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुद मुसलमानों के घर में पली बड़ी हूँ, मुझे वो माहौल मिला है और मैं जानती हूँ। और हिंदू हो या मुसलमान हो, आज भी भाई भाई हैं, जुड़े ही हैं। लोगों ने उसको अलग किया है, वो बात अलग चीज है। तो उर्दू जबान हमेशा कहते हैं कि दिलों को जोड़ने वाली जबान है, ये तो हम समझते हैं, तहजीब की जबान है। कौमी एकजहती का मुजाहरा हमारे जबान में, उसकी तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी हिफाजत हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है।
तो हमें वो समझ के काम करना चाहिए। और एक बात, आखिरी बात ये है, यहाँ जैसे ही मैंने एकेडमी में आई और सबसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे सारे अपने लोग हैं, मेरे उर्दू के अपने लोग हैं, तो मुझे अच्छा लगा। तो आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, और अपनी इतनी सी मुख्तसर तकरीर के बाद अपनी जगह लेना मुनासिब समझती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कर्नाटका उर्दू एकेडमी कर्नाटक में उर्दू के फ़रोग़ के लिए और उर्दू का ज़ौक़ व शौक़ नई नस्ल में पैदा करने के लिए हर सतह पर हर लिहाज से कोशिश कर रही है। हमारे जो शोरा हज़रात हैं उनके लिए मुशायरे का इनेकाद करती है, और हमारे जो असातिज़ा हैं उर्दू के उनके लिए तरबियत का इंतज़ाम करती है। हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं उर्दू में मैदान साफ़त में ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं उनके लिए भी तरबियत का इंतज़ाम करती है, एहतमाम करती है। और हमारे तलबा व तालिबात के लिए उनके अंदर तहरीरी और तकरीरी ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने के लिए मुकालमों का एहतमाम करती है। और आज हमने बुज़ुर्ग तरीन नस्र निगार हमारे कर्नाटक के, जैसे हमारे बिल्कुल बगल में देखिए 3 हज़रात खड़े हैं। मेरे लेफ़्ट में मोहतरम जनाब आज़म शाहिद साहब हैं, मोहतरम जनाब मुनीर अहमद जामी साहब हैं, फ़याज़ कुरैशी साहब हैं। ये बुज़ुर्ग लोग हैं। और हमारे दरमियान ख़वातीन में भी जो बुज़ुर्ग नस्र निगार और शोरा हैं उनको आज हमने ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया, और माशाअल्लाह 12 अशख़ास ने, ख़वातीन व हज़रात ने, नस्र निगारों ने अपने अपने शहपारे उन्होंने आज पेश किए, और सुनकर बेपनाह खुशी हुई, बड़ी मसरत हुई, हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ, ज़बान की जानकारी हुई, और उर्दू के हवाले से ज़ौक़ व शौक़ पैदा हुआ। और हमें खुशी हुई कि हमारा जो कर्नाटक है ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यहाँ पर बड़े बड़े फ़नकार लोग मौजूद हैं। इनको एक्सपोज़ करना, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इनके ज़रिए उर्दू का फ़रोग़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना, ये कर्नाटका उर्दू एकेडमी का अव्वलीन मकसद है। इस सिलसिले में आज एक कामयाब नसरी नशिस्त हमारी मुनाक़िद हुई है। मैं इस मौके पर बिलख़ुसूस हमारे जुमला अरकान जो यहाँ मेरे साथ खड़े, डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब हैं, अब्दुल अज़ीम तनवीर हैं, मुनीर अहमद जामी साहब हैं, आज़म शाहिद साहब हैं, और इस मौके पर इन तमाम की तरफ से, हमारी तरफ से मुनीर अहमद जामी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में बड़ी कोशिश की और उन तमाम को इस मौके पे जमा किया। मैं यही गुजारिश करूँगा कि जब कभी इस तरह की नसरी या नसर व नज़म की नशिस्तें मुनाकिद हों, शेरी नशिस्तें हों, नसरी नशिस्तें हों, हमारे कलमकार हज़रात, शोरा हज़रात वक्त की पाबंदी करते हुए वक्त पे आएँ, नंबर 1। और जब वक्त पर आप तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह वक्त पर हमारे प्रोग्राम ख़त्म होंगे। और साथ साथ आने वाले दिनों में मुनीर अहमद जामी साहब, उनकी टीम से मैं गुजारिश करूँगा कि आप कम से कम 10 अफराद का इंतखाब करें, 10 नस्र निगार यहाँ आएँ और अपने नसरी शहपारों को पेश करें, ताकि वक्त की गुंजाइश हो, सबको मौका सुनाने का मौका मिले। मैं फिर एक बार कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से इन तमाम कलमकारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इल्म व फ़न में, उनके ज़बान व क़लम में और तासीर व तवानाई अता फ़रमाए। एक रिवायत चली आ रही है कि आज़ादी के बाद मुख्तलिफ़ रियासतों में, जहाँ आपने सवाल किया राजस्थान का, कि इंतज़ामिया में उर्दू के अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए, मगर मैं आपको बताऊं कि अपनी रियासत कर्नाटक में इंतज़ामिया में ख़ुसूसी तौर पे मालगुजारी के महकमे में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं 80 से ज़्यादा फ़ीसद उन अल्फाज की है जो फ़ारसी और उर्दू से लिए गए हैं। तहसीलदार, अमलदार, है ना, और पुलिस में जिस तरह से आप कहते हैं महज़र वगैरह तमाम चीज़ें हैं। तंग नज़री के साथ साथ रोशन ख़याली भी हिंदुस्तान के मिजाज का हिस्सा रहा है। और उर्दू के ताल्लुक़ से ये कह सकते हैं कि जहाँ उर्दू के चाहने वाले हैं वहीं भी हमारे पास ऐसी एक फ़ोर्स है मुल्क में जो उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश करती है। मगर उर्दू ज़बान में जो लचक है और उसके अंदर जो असर आफरीनी है और जो अपील का उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, उससे मुझे नहीं लगता कि उर्दू पर कोई साजिश कामयाब हो पाएगी। और आज के प्रोग्राम के हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू एकेडमी सरकारी इदारा है और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इसकी ये कोशिश है कि हमारे पास जो नई नस्ल में एक जमूद सा तारीख़ है, लोगों में एक तरह से बेनियाज़ी है, इसको कम से कम दूर करने की कोशिश करें। और उर्दू के जिस तरह से शेर व सुखन की महफ़िलें सजाई जाती हैं, इसी तरह मुनीर अहमद जामी साहब हमारे साथ फ़ाल रुकन है, इनके जहन की इख्तियाराती के नसर पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है। हमारे पास नसर लिखने वाले हैं, ज़माने दराज से लिख रहे हैं। आज इसी तरह का एक संगम हमने देखा कि हमारे पास कोहना मश्क नसर निगारों के साथ साथ नए लिखने वालों को भी एक ही स्टेज पर, एक प्लेटफार्म पर पेश किया गया। कोशिश ये है कि उर्दू बोलने वाले सारी रियासत के कोने कोने में फैले हुए हैं कि
वो उर्दू के कास के लिए उर्दू एकेडमी जो काम कर रही है उसमें वो अपना ताउन दें, इसका हिस्सा बने। और उर्दू एकेडमी के दरवाज़े जो हैं सब हुनरमंद लोगों के लिए खुले हुए हैं। वो उर्दू एकेडमी से जुड़ें, उर्दू के कास से जुड़ें और उर्दू की तक़वियत के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसका वो हिस्सा बने।